हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण IAS PCS। ये 21st में इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है। यहाँ पे जो भी न्यूज आर्टिकल्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। हम इन न्यूज आर्टिकल्स के शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो इन न्यूज आर्टिकल्स के समरी होते हैं, और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज आर्टिकल से, जो कि एडिटोरियल पेज से लिया गया है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का क्या शेयर है, और हमारे यहाँ जो थोरियम का रिजर्व है वो कैसे हमारे इस न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। इंडिया के द्वारा 2070 तक नेट जीरो अचीव करने का टारगेट रखा गया है। नेट जीरो कहने का मतलब क्या है? जितना हम कार्बन इमिट कर रहे हैं उसी मात्रा में कार्बन को ऑब्जर्व कर रहे हैं थ्रू कार्बन सिंक और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा। अभी का सिस्टम क्या है? हम लगभग 50% जो है फॉसिल फ्यूल्स पे निर्भर है एनर्जी के लिए, और फॉसिल फ्यूल्स मतलब कि पेट्रोल, डीजल, गैसेस। तो इससे जो इमिशंस होता है वो बहुत ही हाई होता है। तो जितना इमिशन अभी हो रहा है उस मात्रा में एब्जॉर्ब करना अभी के कैपेसिटी के हिसाब से वो सक्षम नहीं है। तो फ्यूचर में क्या होगा? ये जो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है उसको हम कम करेंगे, और जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है वो उसका शेयर बढ़ेगा। तो हमारे यहाँ से इमिशंस जो है वो कम होगा, और फ्यूचर में कार्बन को कैप्चर करने के लिए, मतलब कि जो CO2 या उसके इक्विवेलेंट जो भी गैसेस जो है पॉल्यूट करती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए नया सिंक और उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो आगे डेवलप होगा। सो नेट जीरो कहने का मतलब है कि जितना हम इमिट कर रहे हैं CO2 या उसको इक्विवेलेंट गैसेस, उसी मात्रा में हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो पॉल्यूशन है इन्वायरमेंट का वो कम से कम हो जाता है। सो इसका टारगेट हमने 2070 तक का टारगेट रखा है। तो आर्टिकल में कहा गया है 2047 तक इसके लिए हमें जो क्लीन एनर्जी है उसका शेयर बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट में करना होगा, और उसके लिए जो सबसे ह्यूज पोटेंशियल जिस सेक्टर का है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। वैसे तो रिन्यूएबल एनर्जी अभी सोलर सिस्टम से, इससे सबसे ज़्यादा सोलर पावर प्लांट के द्वारा जनरेट किया जाता है, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर। बट न्यूक्लियर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है एनर्जी के रेस्पेक्ट में कि आप जो है लेस इनपुट से बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी या पावर को जनरेट कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ जो है टोटल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पावर जनरेशन की, कहने का मतलब कि सभी रिसोर्सेज को अगर एक साथ सभी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए तो लगभग 500 गीगावाट इतना कैपेसिटी है हमारा। इसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर है वो लगभग 8 गीगावाट है, और अगर फॉसिल फ्यूल्स मतलब कि गैसेस, कोल और ऑयल, इससे अगर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है वो लगभग अभी भी 40% के आसपास ये है। सो इसको तो हमें कम करना है, और उसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी के शेयर को बढ़ाना होगा। अभी जो 8 गीगावाट है वो जो है हमें 2047 तक 100 गीगावाट करना होगा, और उसी के लिए हमारे यहाँ प्रयास चल रहा है और उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी आप कुछ दिन पहले सुने होंगे हमारे यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी जो एक क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है। उसका मतलब था कि हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है जिस स्टेजेस में वर्क करेगा तो उसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि जितना फ्यूल उसमें दिया जाता है उतना ही फ्यूल वो जनरेट कर रहा है। वो जो है क्रिटिकलिटी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप को अचीव कर लिया गया है। सो अभी ये न्यूज़ में था। सो अभी न्यूक्लियर पावर का शेयर जो है 8 गीगावाट है। 2047 तक हम 100 गीगावाट तक करने का इसको हमने टारगेट रखा है। सो इसके लिए इनपुट चाहिए, इसके लिए फ्यूल चाहिए, न्यूक्लियर एनर्जी में भी फ्यूल चाहिए, और उसके लिए जो वर्ल्ड वाइड फ्यूल है वो है यूरेनियम, जिससे कि न्यूक्लियर पावर जनरेट होता है। बट हमारे यहाँ यूरेनियम का भंडार उतना नहीं है, तो हम जो है पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। और अभी के वर्ल्ड में जहाँ की सप्लाई चेन का डिसरप्शंस, ट्रेड वॉर, ये सब चल रहे हैं, तो फ्यूचर में भी इसका जो सप्लाई है वो, मतलब हमारे लिए इंपोर्ट जो है इतना आसान होगा कि नहीं होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। सो इसके दूसरे अल्टरनेटिव जो दूसरा फ्यूल है, और ये है थोरियम। थोरियम भी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, मतलब कि आफ्टर प्रोसेसिंग, मतलब कि आफ्टर कन्वर्जन हैवियर न्यूक्लियाई स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट जाते हैं, उसी को न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। सो
थोरियम अपने आप में फिजिबल मटेरियल नहीं है। फिजिबल करने का मतलब क्या है? वैसे हैवी न्यूक्लियाई जो कि स्मॉल न्यूक्लियाई में चेन रिएक्शन के द्वारा टूट जाते हैं। तो यूरेनियम जो है कैपेबल है, मतलब कि यूरेनियम एक फिजिबल एलिमेंट है, बट थोरियम वो फिजिबल एलिमेंट नहीं है। और थोरियम हमारे यहाँ जो साउथर्न स्टेट्स हैं उनके कोस्टल एरियाज में बहुत ही लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है। बट चूंकि थोरियम फिजिबल नहीं है तो पहले थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट किया जाता है और तब जो है यूरेनियम से फिर न्यूक्लियर पावर जो है जनरेट किया जाता है। बट थोरियम से यूरेनियम तक के कन्वर्ट करने में जो स्टेजेस हैं उन्हीं के लिए हमारे कंट्री में 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ये चलाया गया है। इसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम का यूज करके हम उसमें न्यूक्लियर पावर तो जनरेट करते ही हैं, उससे हम प्लूटोनियम एज अ आउटपुट प्रोडक्ट के रूप में इससे प्रोड्यूस होता है। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। यहाँ ब्रीडर कहने का मतलब है कि वैसा रिएक्टर जिसमें अगर फ्यूल डाला जाए तो वो और ज़्यादा फ्यूल क्रिएट करता है। एनर्जी तो क्रिएट करता ही है और ज़्यादा फ्यूल क्रिएट करता है। सिंपली क्या होता है, नॉर्मली हम फ्यूल जलाते हैं और एनर्जी प्राप्त करते हैं, लेकिन इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है? फ्यूल से एनर्जी तो जनरेट होता ही है, उससे और अधिक फ्यूल जनरेट होता है और वो फ्यूल होता है प्लूटोनियम। इस प्लूटोनियम को अब हम जो हमारे यहाँ थोरियम है ये सेकेंड स्टेज में ही इससे रिएक्ट करवाते हैं और इससे न्यूट्रॉन जो है थोरियम में ऐड होता है और यूरेनियम 233 में ये बदल जाता है और यही यूरेनियम 233 जो है हमारे लिए न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काम करेगा। सो ये 3 स्टेजेस का प्रोसेस है और इसी में हम अभी प्रयासरत हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी का हमारे लिए बेनिफिट क्या है? अभी जो हम फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जितने इंपोर्ट करते हैं, आप देख रहे होंगे ईरान वॉर के समय कितना हो हल्ला इसके लिए हो रहा है। तो हम जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है वो कम से कम होगा, हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन होता है वो कम होगा और ओवरऑल जो एक कंट्री के लिए जो एनर्जी सिक्योरिटी जो एक सबसे बड़ा चैलेंज अभी निकल करके आया है उसमें हम सिक्योर हो पाएंगे। सो इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल में जो आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो है नेट जीरो का टारगेट। हमारे यहाँ जो अभी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है 580 गीगावाट, उसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो लगभग 8 गीगावाट है। 2047 तक 100 गीगावाट करने का टारगेट रखा गया है। उसके बाद फिजिबल मटेरियल कौन है ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो यूरेनियम 233 फिजिबल मटेरियल है बट थोरियम नहीं है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद थोरियम रिजर्व जो है हमारे साउथर्न कोस्टल स्टेट्स में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ जो प्रोग्राम है न्यूक्लियर का वो 3 स्टेजेस में है और इसके डिफरेंट स्टेजेस आपको ये ध्यान में रखने चाहिए। सो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगेन एडिटोरियल पेज से रिलेटेड है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के विजिट पे हैं, सो ये न्यूज़ में है। सो इस न्यूज आर्टिकल में ये बताया गया है कि कैसे इंडिया का जो अटेंशन है वो यूरोप की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कैसे यूरोपियन कंट्रीज जो है या क्यों यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के प्रायोरिटी लिस्ट में सेंटर स्टेज में आ रहे हैं। इस न्यूज आर्टिकल में बताया गया कि कैसे हम कोल्ड वॉर के दौरान जब हम सोवियत यूनियन के तरफ अलाइंड थे तो हमने यूरोपियन कंट्रीज़ को नेग्लेक्ट किया। मतलब नेग्लेक्ट करने का मतलब है कि चूँकि हम सोवियत यूनियन के तरफ अलाइंड थे और सोवियत यूनियन और नाटो कंट्रीज़ के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, उस वजह से हमने यूरोपियन की ओर उतना ध्यान नहीं दिया। अब जो है स्थिति बदल रही है। अमेरिका का इरेटिक बिहेवियर, मतलब कि उसके प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेंगे नेक्स्ट वो किसी को नहीं पता, और रसिया जो है अब चाइना की तरफ उसका अलाइनमेंट जो है और या डिपेंडेंस बोले तो यूक्रेन वॉर के बाद बहुत ज़्यादा हो गया है। सो इस चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर में इंडिया को जो है अपना रिलेशन जो है दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वहाँ अटेंशन करना ज़रूरी है और इसी लिस्ट में यूरोप जो है सेंटर स्टेज में आया है। अब कोई भी रिलेशन जो है खासकर इंटरनेशनल रिलेशन में बिना इंटरेस्ट के तो होता नहीं है। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे कि रुपी वीक हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट चाहिए।
उसके बाद एनर्जी को लेकर जो इतना हो हल्ला मचा हुआ है, तो एनर्जी के लिए, क्लीन एनर्जी की ओर जाने के लिए हमें क्लीन एनर्जी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए। उसके बाद इस कन्फ्लिक्टेड वर्ल्ड में, जैसा कि आप देख रहे हैं, मिलिट्री पावर जो है, माइट इज राइट, तो मिलिट्री पावर होना चाहिए, यानी डिफेंस जो है पुख्ता होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, साइबर वॉरफेयर, सो इसके क्या इंपॉर्टेंस है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। सो चिप इस टेक्नोलॉजी का ब्रेन है। और फिर ट्रेड, आइदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। सो इन सब के लिए जो यूरोप है वो एक सूटेबल पार्टनर हमारे लिए हो सकता है, इसीलिए हमारा अटेंशन जो है यूरोप की तरफ बढ़ रहा है। वो ऐसे कि कल मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल्स में बताया था कि नीदरलैंड को हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं वो एक्सपोर्ट जो है चाइना और रसिया दोनों को मिलाकर कंबाइंड उससे ज़्यादा है। सो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट जो है काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में शेयर करता है। उसके बाद जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यानी चिप टेक्नोलॉजी है उसमें नीदरलैंड बहुत डेवलप्ड है। सो चिप जो है अभी जो टेक्नोलॉजी है उसका ब्रेन कहा जाता है। सो उसके साथ कोऑपरेशन हमने अभी किया है। सो उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस, जर्मनी, ये सब जो है डिफेंस इक्विपमेंट इसमें जो है इन्होंने काफ़ी डेवलप किया है। हम फ्रांस से जो मेन हमारा राफेल का डील है और दूसरे इक्विपमेंट्स, उस मामले में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ग्रीन एनर्जी, इसके लिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ है और खासकर नॉर्डिक कंट्रीज़, जो ऊपर के कंट्रीज़ है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब कंट्रीज जो है इस ग्रीन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। सो उनके साथ इस मामले में कॉपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी है, चाहे तो इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि इस तरह के जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में यूरोपियन कंट्रीज, हालांकि वे मिलिट्री पावर उतने बड़े नहीं हैं जितने कि अमेरिका, रसिया या चाइना है, बट ये टेक्नोलॉजी के मामले के हिसाब से, ग्रीन एनर्जी में टेक्नोलॉजी के मामले में हिसाब से, डिफेंस टेक्नोलॉजी के हिसाब से, चाहे चिप में टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इन टेक्नोलॉजी में वो काफ़ी डेवलप हैं। सो उनके साथ कॉपरेशन हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। सो हमने अभी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है। सो ये तो था इंडिया को क्या चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज़ का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो उनका इंटरेस्ट क्या है। सो उनका एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एनर्जी, इन सब के लिए अभी जो है वो हैवली चाइना पे डिपेंडेंट हो गए हैं। और चाइना का भी एक ऐसा इमेज है कि वे ग्लोबल जो एरेना है उसको डोमिनेट करना चाहता है, वर्ल्ड की इकोनॉमी को डोमिनेट करना चाहता है। तो किसी एक कंट्री पे पूरी तरह से रिलायबल होना, ये यूरोप के लिए आगे डेंजर पैदा कर सकता है। सो यूरोप भी अपने डाइवर्सिफिकेशन की ओर देख रहा है, चाहे इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो। तो अभी सबका हित इसी में है कि डाइवर्सिफाई जितना रहेगा उतने फ्यूचर डेंजर से हम बचे रहेंगे। तो यूरोप का जो इंटरेस्ट है वो डाइवर्सिफिकेशन से इंडिया जो है एक सूटेबल डेस्टिनेशन बनता है। इसका जो इस न्यूज़ आर्टिकल में एक एग्जांपल दिया गया है कैसे यूरोपियन कंट्रीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो अभी हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नीदरलैंड गए हुए थे। वहाँ एक ASML कंपनी है, इसके द्वारा एक मशीन बनाया जाता है। उस मशीन से एक डिफरेंट, एक स्पेसिफिक तरह के एडवांस लिथोग्राफी चिप डिजाइनिंग, ये केवल इसी मशीन से किया जाता है। और उसके लिए ये ASML कंपनी है, यही वो मशीन को प्रोड्यूस करती है। सो इससे पता चलता है कि इस तरह के टेक्नोलॉजी में जो यूरोपियन कंट्रीज है वो कितना डेवलप है। और उसके साथ कोऑपरेशन, अभी जो नीदरलैंड के साथ कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है उसमें वो हमारे यहाँ जो धोलेरा में फैब्रिकेशन प्लांट जो सेमीकंडक्टर का लगाया जा रहा है उसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कोऑपरेट किया जाएगा। सो उस मामले में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल में यूरोप का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है वो बताया गया है, और वो पॉइंट्स जो है आप अपने मेंस पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल अगेन एडिटोरियल पेज से रिलेटेड है। इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है कि हम जो हाईवेज़ बना रहे हैं तो उसके चारों ओर जो एरियाज़ है
हम उनका कैसे प्रॉपर यूज करके हम अपने फार्मर्स का इनकम बढ़ा सकते हैं, अपने पॉल्यूशन लेवल को जो हमारे यहाँ है उसको कैसे कम कर सकते हैं, और इतना नहीं इंपोर्ट को भी डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब कि इंपोर्ट बिल को डिक्रीज कर सकते हैं। उससे हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व जो है बचेगा। सो भारतमाला प्रोजेक्ट, इसके तहत 2047 तक जो विकसित भारत का हमारा सपना है, उसमें हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, डेडिकेटेड कॉरिडोर्स, सो ये जो है इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बिल्ड किए जा रहे हैं। हाईवेज, उनका कोई फिक्स रूट नहीं है, मतलब आइदर वो फॉरेस्ट से होकर गुजर सकते हैं, या मतलब कि डिस्टेंस जितना कम से कम हो, इन्वायरमेंट को खतरा जितना कम से कम हो, ये देख करके ये सब प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिलता है। सो नो डाउट ये ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट जब ये हाईवे या एक्सप्रेस बनते हैं तो उनमें एक समस्या ये आती है कि जो इनसे पॉल्यूशन है, जो व्हीकल पॉल्यूशन है, डस्ट पॉल्यूशन है, और चूंकि ये रास्ते जब बनते हैं तो जो डिफरेंट पैचेज है वो डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि ये लैंड है और ये लैंड है, ये आइसोलेटेड हो गया। अगर इसमें अगर कोई वाइल्ड लाइफ होता था तो वो जो है इसको क्रॉस करके इधर जाना होगा, तो वो एक डेंजर होता है। उसके बाद इन एरियाज़ के अराउंड जो क्रॉप्स होते हैं, मतलब फार्मिंग जो किया जाता है, सो वो भी इस पॉल्यूशन के चपेट में आते हैं। सो इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है कैसे ये जो एरियाज़, नियर बाई एरियाज़ हैं हाईवे एक्सप्रेसवेज के, इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि हाईवे फार्म फॉरेस्ट्री, मतलब कि जो हाईवे है उसके बगल का जो एरिया है उसमें हम फार्मिंग ना करके, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग किया जाता है, जो कि ससेप्टेबल होता है, वल्नरेबल होता है पॉल्यूशन या इस तरह के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, तो वहाँ हम बड़े ट्रीज को लगा सकते हैं। और वो ट्रीज मतलब जिन भी फार्मर्स के लैंड है, उन ट्रीज के जरिए, चूंकि ये जो है टिम्बर, मतलब कि इंडस्ट्री के लिए, फर्नीचर के लिए, इसके लिए ये लकड़ी जो है देता है, तो फार्मर्स जो है, इनसे जो है फार्मर्स का इनकम इंक्रीज होगा, और उनकी जो फसल जो है इस पॉल्यूशन के कारण जो बर्बाद हो जाती है या बहुत ही कम यील्ड देती है, बिकॉज पॉल्यूशन से जो नेचुरल फार्मिंग है, जो फार्मिंग की जा रही है, वो पॉल्यूशन की वजह से उनको नुकसान तो पहुंचेगा ही। तो क्यों ना यहाँ पे ट्रीज लगा करके उनके जो फसल है, जो उनके फसल बर्बाद हो रहे हैं, उनको बचाया जाए और उनके इनकम में और इंक्रीज किया जाए। इससे जो दूसरे फायदे हैं वो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब कि कार्बन सिंक, बिकॉज ट्रीज जो है CO2 ऑब्जर्व करते हैं, और जो बायोडाइवर्सिटी है, बिकॉज इन सब एरियाज में मोस्टली ये फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, सो फॉरेस्ट एरियाज में जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें जो रहने वाले हैबिटेट है बचा हुआ रहेगा। इसके बाद जो टिम्बर है, मतलब कि इमारती लकड़ियाँ, जिससे कि फर्नीचर या बिल्डिंग बनाने में यूज किया जाता है, सो उसका इंपोर्ट लगभग हम 70,000 करोड़ एनुअली करते हैं। सो ये इंपोर्ट बिल हमारा बचेगा। सो ये डिफरेंट फायदे हैं ये हाईवे फार्म फॉरेस्ट्री के, जो कि सजेस्ट किया गया है इस न्यूज़ आर्टिकल में। और इसमें ये भी कहा गया है कि इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम हाईवे के बगल में जो जिस एरिया में ट्री लगा रहे हैं उसमें टायरिंग की जानी चाहिए, मतलब कि हाईवे के बगल में कुछ दूरी तक, मान लिया जाए 100 मीटर तक, यहाँ पे ट्रीज, उसके बाद यहाँ से एक कुछ दूरी तक हम हाइब्रिड रख सकते हैं, मतलब कि वैसे क्रॉप्स को उगाने के लिए, मतलब साइंटिफिक तरीके से हमको चूज करना होगा जो कि पॉल्यूशन से कम इफेक्ट होते हैं, और फिर उसके बाद जो है नॉर्मल फार्मिंग की जा सकती है। उसके बाद जो कुछ रिस्क है, इसमें ये भी रिस्क हो सकता है कि फार्मर्स जो एक ही तरह के ट्री लगाएंगे तो उससे क्या होगा, इन्वेजिव स्पीसीज के आने का खतरा रहेगा और उन ट्रीज को नुकसान पहुंचेगा। सो हमें ये जो है इंश्योर करना होगा कि जो ट्रीज लगाए जा रहे हैं वो डाइवर्सिफाइड हो, मतलब कि जैसे कि बम्बू, टीक, मालाबार नीम, कामर, तो ये सब डिफरेंट ट्रीज लगाए जाएं, ताकि डाइवर्सिटी होने की वजह से जो इन्वेजिव स्पीसीज होते हैं वो कम से कम आ पाते हैं। और उसके बाद ये ध्यान रखा जाए कि वैसे ट्रीज ना लगाया जाए जो बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड करते हो, जिससे ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो। सो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगेन एडिटोरियल पेज का ही है। इसमें अबॉर्शन से रिलेटेड जो इशूज़ हैं, और हमारे यहाँ अभी एक केस आया था जिसमें एक 15 साल की बच्ची को, जो कि रेप सर्वाइवर थी, और उसको जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको 24 वीक के बाद, प्रेगनेंसी होने के बावजूद जो है उसको अबॉर्शन के लिए अलाउ किया था। हमारे यहाँ जो अभी अबॉर्शन से रिलेटेड लॉ है उसके अनुसार 24 वीक्स, इसके अंदर अगर डॉक्टर्स की हामी अगर दी जाती है, मतलब डॉक्टर्स जो है सर्टिफाई करते हैं, तो अबॉर्शन कराया जा सकता है। इसके बाद जो है अगर कोर्ट से इजाज़त ली जाती है और कोर्ट सहमत होता है, कोर्ट परमिशन देता है, तब अबॉर्शन कराया जा सकता है। सो इस केस में यही हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 24 वीक्स के बाद जो है ये परमिशन दिया गया था। तो इस आर्टिकल में उसी के अराउंड जो है चर्चा की गई है कि कैसे जो है अबॉर्शन के लिए परमिशन न देना, वो जो है जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसके राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है, वहीं जो मदर है उसके भी राइट टू लाइफ की रक्षा होनी चाहिए। सो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो तो अभी दुनिया में नहीं आया, उसको आना है, बट जो मदर है वो, उसके लिए राइट टू लाइफ अभी भी एग्जिस्ट करती है। और जब इस तरह के केसेस होते हैं और उसमें भी जो कम से कम एज की बच्चियां होती है, तो उनको क्या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, क्या उनके लाइफ में जो स्ट्रगल झेलने को मिलता है, तो हम क्या उनके लिए जो राइट टू लाइफ में जो राइट्स है, क्या हम उसको इंश्योर कर रहे हैं, इस आर्टिकल में वो पूछा गया है। उसके बाद इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि वैसे तो बच्चा जो है अभी अनबॉर्न है, लेकिन जब बच्चा बॉर्न होगा तो उसके लिए भी जो सोसाइटी में कंडीशंस होते हैं उसके लिए भी आसान नहीं होता है। सो उस वो भी सफरिंग जो है उसके, मदर तो सफ़र करेगी ही, बच्चा जो आने वाला बच्चा है उसके लिए भी सूटेबल कंडीशन नहीं होता है और वो भी सफ़र करेगा। इसके बाद इस आर्टिकल में बुद्धिज़्म के बारे में एग्जाम्पल दिया गया है कि बुद्धिज़्म में मतलब जो फिलॉसफी है उसमें तृष्णा, ये वर्ड यूज किया गया है। तृष्णा कहने का मतलब है कि अगर कोई बर्थ लेता है तो वो जो है तब वो अटैचमेंट, डिज़ायर और फिर दुख, सो ये अनअवॉइडेबल है। सो बुद्धिज़्म के अनुसार भी ये कहा गया है, मतलब बुद्धिज़्म का इसमें रेफरेंस दिया गया है कि ये सफरिंग जो है कम किया जा सकता है। और अगर आपने बुद्धिज़्म को पढ़ा होगा कुछ थोड़ा सा भी, तो उसमें एक लाइन लिखा होता है, मनुष्य के आवागमन के कारण ही दुखों का कारण बनता है। आवागमन यहाँ के कहने का मतलब है कि बर्थ, डेथ, फिर से बर्थ। तो अगर साल्वेशन मिल जाती है, मतलब मोक्ष मिल जाती है, तब इस आवागमन से छुटकारा मिलता है और तब फिर दुखों से मुक्ति मिल जाती है। तो इसमें बुद्धिज़्म का रेफरेंस दिया गया है और वही समझाने की कोशिश की गई है कि जो अनबॉर्न है, अभी वो अनबॉर्न है, उसको जो है सफरिंग से बचाया जा सकता है, और इसके लिए बुद्धिज़्म का रेफरेंस दिया गया है। सो ये सब पॉइंट्स को आप मेंस के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो अभी का कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें कोई पावर अगर मिलिट्री सुपर पावर होती है, साइज इकोनॉमी उसका बड़ा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको एडवांटेज हो ही और वही विक्टोरियस होगा। अभी इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो कंट्रीज़ एक दूसरे के रिस्क को, एक दूसरे के वल्नरेबिलिटीज़ को बेटर मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा, वही जो है अपर हैंड में रहेगा। और इस आर्टिकल में जो रेफरेंस दिया गया है, जो ईरान वॉर चल रहा है उससे रेफरेंस दिया गया है। ऐसा इसलिए कि इस आर्टिकल में बताया गया है कि यूएस जो है कोर्सन के द्वारा, मतलब कि अपने फोर्स के द्वारा, अपने मिलिट्री माइट के द्वारा, अपने इकोनॉमिक सैंक्शंस के द्वारा ईरान पे जो है लगातार प्रेशर डाल रहा है। बट ईरान जो एक छोटा कंट्री है और न तो मिलिट्री न तो इकोनॉमी, ये यूएस के कंपेरिजन में कुछ भी नहीं है, फिर भी वो यूएस को चैलेंज कर रहा है और अपने प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए, रिस्क के मैनेजमेंट के जरिए यूएस को नेगोशिएटिंग टेबल पर ला रहा है और
यूएस भी ऑफ रैम्प चाहता है, कहने का मतलब कि एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट चाहता है, कहने का मतलब कि कम से कम उसका नुकसान हो, उसके रेपुटेशन का कम से कम नुकसान हो। जैसे अभी जो स्टेट ऑफ हुर्मुज और उसको जो चोक किया गया, उससे अमेरिका को काफ़ी परेशानी हुई, उसके जो अलाइज है वो काफ़ी परेशान है, तो इससे अमेरिका पे दबाव बढ़ रहा है। सो अमेरिका भी इस वॉर से, जो कि अमेरिका और इजराइल के द्वारा शुरू किया गया था, वो भी अब निकलना चाहता है। बट इससे रेप्यूटेशन जो है अमेरिका का, वो उसको नुकसान पहुंच सकता है, तो वो कम से कम नुकसान पहुंचे ये अमेरिका प्रयास कर रहा है। बट ईरान वही इन छोटे छोटे टैक्टिकल अपने स्ट्रेटजी के द्वारा यूएस को चैलेंज कर रहा है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, करगिल वॉर, गल्फ वॉर। सो इसमें जो है इन रिस्क मैनेजमेंट के जरिए बार्गेनिंग पावर को, मतलब कि एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष से अपने बार्गेन पावर को बढ़ाती है, और फिर दूसरे पक्ष को जो है मिलिट्री माइट होने के बावजूद भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ जाते हैं। सो इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल का ये थीम है कि अभी के वॉरफेयर में, अभी के वर्ल्ड में अगर कोई मिलिट्री सुपर पावर है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो कोर्सन के द्वारा, बल के द्वारा जो है दूसरे कंट्रीज को दबा देगा। और यहाँ इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि कौन कंट्रीज जो है एक दूसरे के रिस्क को, एक दूसरे के वल्नरेबिलिटीज को बेटर हैंडल करता है, बेटर मैनेज करता है, बेटर मैनिपुलेट करता है, उसी कंट्री को अपर हैंड होगा। सो ये था आज का इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।